हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच इन्फो स्मार्ट में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथ। ठीक है, मैथ में वन लाइनर क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, मैथ में आपको आज इस वीडियो में पढ़ाऊंगा। देखिए, अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो रेलवे के, मैं जो है स्पेशली रेलवे की बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। रेलवे में NTPC का हो गया या ग्रुप डी का हो गया, अगर आप लगाते हो प्रैक्टिस सेट, ठीक है, अगर सॉल्व करते हो तो आपको ये पता होगा कि क्वेश्चन कितने छोटे छोटे होते हैं मैथ के, है ना। बस थोड़े से ट्रिकी होते हैं, उनको आपको सॉल्व करना आना चाहिए। और हमेशा ये कोशिश करिए कि आपका बेस मजबूत होना चाहिए, वो मैथ का कोई भी चैप्टर हो। जब आप पढ़ाई करिए, सबसे पहले आपको चैप्टर समझना है कि चैप्टर कितने हैं, उसके बाद में उसी हिसाब से आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ आएगा। पहला क्वेश्चन है, लिखा है 30 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, तो 20 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपको बताना है। तो देखिए, आदमी कितने हैं? 30 आदमी हैं। एक मिनट में इसको थोड़ा सा यहाँ से ऐसे लिखता हूँ। देखिए, मैन कितने हैं? 30। ठीक है, और दिन कितना है? 16 दिन। 30 आदमी 16 दिन में एक काम को पूरा कर रहे हैं। तो पूछा जा रहा है कि 20 आदमी जो है कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपको बताना। ये डे मैंने लिख दिया, ठीक है, डे है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, यही लिखा है कि 30 आदमी एक काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, तो उसी काम को 20 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सिंपल से ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, कंपटीशन में आप जाते हो, वहाँ एग्ज़ाम सेंटर पे जब बैठते हो तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ये मतलब नहीं होता है कि आपको जो है आता है क्वेश्चन बेस की नहीं आता है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, बेस आना चाहिए और आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से आप समझिए। अब इसमें क्या करना है, आप देख पा रहे हो। तुरंत करना क्या है, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 30 आदमी दिया है, 30 इंटू दिन, 16 दिन है ना, और डिवाइड कर दीजिए इस 20 से। ठीक है, तो 20 से आप डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए, यहाँ से ऐसे काटेंगे आप, और यहाँ पर 8 आएगा, तो 8 त्रिक 24, 24 डेज। ठीक है, देखिए, एक काम है, 30 आदमी उसी काम को 16 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो उसी काम को 20 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 24 दिन में पूरा करेंगे। जब भी ऐसा इक्वेशन दिया हो, आपको ध्यान रखना ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, मैन को जो है दिन से मल्टीप्लाई करना है, और जिससे पूछा जा रहा है जितने मैन, उससे आपको डिवाइड कर देना है, तो दिन आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर एक बार और लिख दे रहा हूँ। 30 आदमी था, 30 मैंने लिख दिया। 30 आदमी 16 दिन में पूरा कर रहे थे, तो 20 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे। ये 20 यहाँ आ गया, यहाँ से आप काट देंगे तो 2 8 16 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 डे आ जाएगा। ठीक है, तो 20 आदमी जो है, 20 आदमी इसी काम को 24 दिनों में पूरा करेंगे, 24 दिन में पूरा करेंगे। ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है किसी संख्या n को 6 से भाग देने पर शेष 5 बचता है, तो 9n को 6 से भाग देने पर शेष क्या होगा। ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा हो तो आपको ध्यान रखना, जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या से और जो रिमाइंडर बचा है उसको मल्टीप्लाई कर देना, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो देखिए, पहली लाइन में लिखा है 6 से भाग देने पे कितना रिमाइंडर बच रहा है, शेष जो बच रहा है वो 5 बच रहा है। ठीक है, 5 बच रहा है, तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, अगली संख्या जो है 9 को लिखा है ना, 9n को 6 से भाग देना है। 9n को 6 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, तो सिंपल सा है, जो 9n लिखा है, 9n, इस 9 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। और जो पहली लाइन में आप देख पा रहे हो 6 से भाग देने पर, उसी 6 से आप भाग दे दीजिए इसको। इस 45 को जब आप 6 से भाग देंगे तो यहाँ से आप काट दीजिए, 6 7 42, यहाँ पर 3 रिमाइंडर बच जाएगा, शेष फल। तो वही लिखा हुआ है कि 9n को 6 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, तो ध्यान रखिएगा 3 बचेगा, हमेशा ध्यान रखिए। फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए, जैसे मैंने किया ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहीं पर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देखिए, कंपटीशन में जो कंपटीशन के मैथ होते हैं उनको ऐसे ही सॉल्व करना होता है आपको। ठीक है, देखिए, अगला क्वेश्चन है, लिखा है
अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है किसी वस्तु को 5 लाख रुपए में बेचने पर 28% का लाभ होता है तो 32% लाभ के लिए कितने में बेचा जाना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, कोई वैल्यू होगी अपनी 100% होगी, जब उसको बेचा गया होगा तो उस पर 28% का लाभ मिला होगा। जब 28% का लाभ मिला होगा तो वो वैल्यू जो है 5 लाख की हो गई है। तो ध्यान रखिएगा, आप लिख सकते हो पहले वो वैल्यू 100% थी, अब 128 हो जाएगा। ठीक है, 100% और प्लस 28% लाभ हो गया। ठीक है, पहले 100 रुपये थी वो वैल्यू, 100 रुपये की थी, अब उस पर जब 28% का जो है लाभ हुआ तो 128 की वैल्यू जो हो जाएगी बराबर हो जाएगा वो 5 लाख की हो जाएगा। कितने के? 5 लाख के बराबर हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है 32% निकालना है। ठीक है, आपको निकालना है 32%। तो ध्यान रखिएगा, अब आपको क्या करना है, 128 तो उसको कैसे लिख सकते हो, देखो इसको आप इधर लाओगे तो ऐसे भी तो कर सकते हो, 5 लाख इंटू 100 और डिवाइडेड बाय 128, ऐसे कर सकते हो। 132% आपको निकालना है, अर्थात 32% निकालना है ना, तो 100% की वैल्यू प्लस 32% हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। अगर आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे। देखिए ध्यान से देखिएगा, 5 लाख इंटू एक जीरो और हो जाएगा, इंटू 100 और डिवाइडेड बाई 128। यहाँ से जब आप काटेंगे तो 100% की वैल्यू आ जाएगी। जो भी वैल्यू आएगी 100% की, उसका 32% निकाल के उसी में आप जोड़ देंगे, उसी में जोड़ देंगे तो आपका 32% आ जाएगा। आप समझिए मैंने जैसे बताया। ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा ख़राब होगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा ध्यान समझिएगा, यहाँ पर ये इसका कैलकुलेशन बता रहा हूँ मैं, इसका कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसका जो कैलकुलेशन आएगा वो आ जाएगा, ध्यान समझिएगा, 51, 56, 25। कितना आएगा? 51, 56, 25, यही इसका आंसर आएगा। ठीक है, देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखिए। अब मैं और थोड़ा सा डिटेल में आपको इस क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ। आप ऐसा भी निकाल सकते हो, देखो मैंने यही लिखा था ना, ये देखिए ये लिखा था 100% की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, 100% की वैल्यू आ जाएगी, जो भी आएगा, जो भी इसको जो है सॉल्व करने के बाद में आएगा, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी इंटू 32% 100। ठीक है, ये निकाल देंगे आप। समझिए, इसको काटने के बाद में जो वैल्यू यहाँ पर आएगी, यहाँ पर इस वैल्यू को आप यहाँ पर लिखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। जो वैल्यू यहाँ पर आएगी इसको सॉल्व करने के बाद में, ठीक है, इस वैल्यू में उसको जोड़ देंगे आप। ठीक है, प्लस कर देंगे तो आपका आंसर ऐसे भी आ जाएगा। और जैसे मैंने बताया वैसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, जल्दी सॉल्व हो जाएगा, इसीलिए मैंने वैसे आपको बताया है, इतना कैलकुलेशन से बचाने के लिए आपको। ठीक है, इसीलिए मैंने बताया आपको। अगला क्वेश्चन है, 19,980 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है, तो 15% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना होगा, ये कहने का मतलब है क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए 15% हानि का मतलब क्या होता है, कोई भी वैल्यू होती है अपने आप में 100% होती है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, 15% की हानि पर बेचा गया है, 15% की हानि पर बेचा गया है, तो सिंपल से कितने रुपए में बेचा गया है? 19,980 रुपये में बेचा गया। कितने में? 19,980 रुपये में बेचा गया। तो भाई ये जो वैल्यू है 19,980 रुपये में 15% की हानि पर बेचा गया है। ठीक है, अगर हानि पर ना बेचा गया होता तो 100% पर बेचा गया होता। इसका मतलब अगर 15% की हानि पर बेचा गया है तो 85% की वैल्यू है ये वैल्यू जो है 85% की होगी। अब यहाँ से आप चाहो तो 100% की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। तो आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर 980 इंटू 100 और डिवाइडेड बाय ये यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको मैं सही कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ हो जाएगा। और क्या पूछा गया क्वेश्चन में? 15% की वैल्यू पूछी गई है, तो सिंपल सा है, आप यहाँ पर 115 निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका जो आंसर आएगा 270 दशमलव ये आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा यहाँ से। और एक तरीके से और निकाल सकते हो अगर आप चाहो तो, यहाँ से इतना पहले सॉल्व कर लीजिए, इतना सॉल्व करने के बाद में जो वैल्यू आए उसका 15% निकाल के और यहाँ से जो वैल्यू आई होगी 100% की उसमें जोड़ देंगे, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा, जो आपको बेहतर लगे वही कर लीजिए। जो हमें बेहतर लग रहा है आपके लिए वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 13,400 रुपये है, जो CP दिया है वो कितना दिया है? 13,400 रुपये दिया है। ठीक है, आगे लिखा है 4%
अर्थात 4% लाभ के लिए उसे कितने में बेचना होगा, ये ध्यान रखिएगा। कितना परसेंट लाभ लेना है, 4% लाभ लेना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो है लाभ लेना है, लाभ प्रॉफिट लेना है, ठीक है, 4% का इस पर लेना है। अब देखिए 100% बराबर कितना दिया है, 100% बराबर दिया है 100% बराबर 13,400 रुपये, ठीक है। अब इसी पर 4% का लाभ लेना है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। 100 इंटू 4 और डिवाइड बाई 100, यहाँ से आप इसको काटेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 536। अब अगर आप जो है ये 536 को इसमें जोड़ देंगे तो आपका टोटल आ जाएगा, ठीक है, 536, 6, 3, 9, 13,936 रुपये ये आंसर हो जाएगा। और अगर आप चाहो तो जो आपके लिए बेहतर है वही मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। अब देखिए 100% की वैल्यू कितनी दी है, 100% की जो वैल्यू है वो 13,400 रुपये दिया है। कितना दिया है, 13,400 रुपये दिया है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जब 13,400 जो है ये 100% के बराबर है तो 13,400 इंटू 104 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ से आप अगर आप सॉल्व करेंगे तब भी 13,936 रुपये ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। टाइप जो है तरीके बदलने से आंसर कभी नहीं बदलता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। आगे देखिएगा ध्यान से, लिखा है एक टेबल का अंकित मूल्य जो है वो 400 रुपये है। अंकित मूल्य की बात हो रही है। अंकित मूल्य क्या होता है, ध्यान रखिएगा, मार्क्ड प्राइस की बात कर रहा हूँ मैं, मार्क्ड प्राइस की बात कर रहा हूँ, MRP की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो मार्क्ड प्राइस होता है MP की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, MP की बात कर रहा हूँ, मार्क्ड प्राइस का। मार्क्ड प्राइस का मतलब होता है जब आप कोई भी चीज़ लेने जाते हो, बिस्किट लेने जा रहे हो, कोई भी पैकेट देखो ध्यान से, तो उस पर जो MRP लिखा होता है वही मार्क्ड प्राइस होता है, ठीक है। तो जो मार्क्ड प्राइस है वो कितने रुपए है, 400 रुपये है, 100 रुपीज़ है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, इसमें 10% की 2 लगातार छूट दी जा रही है, 10% की छूट। जो डिस्काउंट है वो कितना है, 10% का दिया जा रहा है, ठीक है, डिस्काउंट। आप ध्यान से आपको बताना है कि छूट देने में कितने में बेचा जाएगा। अगर जो है 2 छूट दी जाती है 10% की, 10% की 2 बार छूट लगातार दी जा रही है, ठीक है, तो आपको बताना है कि कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। तो सिंपल सा है, ऐसे क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 400, ठीक है, जो MRP दिया है, एक बार 90 फिर एक बार 90, क्योंकि 2 बार 10% निकाला जा रहा है, तो 100 रहा होगा, 10% कम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर 100 और उसके बाद में यहाँ पर 100, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 324 रुपये, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हो। और अगर आप चाहो तो एक तरीका और है, वो भी देख लीजिए। 400 है, 400 का 10% निकाल दीजिए, 400 का 10%, 10 10 10, 40 बचा, ठीक है, 40 बचा। इस 400 से 40 को माइनस कर दीजिए, तो माइनस करेंगे आप तो ये 360 आ जाएगा, 360 आएगा, ठीक है। अब इस 360 का फिर 10% निकाल दीजिए आप, 360 इंटू 10% आप इसका निकालेंगे तो देखिए यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है। अब ये 36 आ गया। अब इस 36 को फिर इस 360 से माइनस कर दीजिए, इसी 360 से, तो माइनस कर दीजिए 360 माइनस 36, तो देखिए यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5, यहाँ 2, यहाँ 3, आ गया ना 324, ये आंसर आ गया। अब देखिए परसेंटेज कैसे निकाल सकते हो, बेहतर तरीका होता है परसेंटेज निकालने का भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए 400 दिया था, इसका 10% निकालना था, ठीक है। 10% का मतलब देखिए 3 जीरो यहाँ पर, सॉरी 2 जीरो और 4 लिखा हुआ है, 10% आपको निकालना है, कितना, 10%। तो ध्यान रखिएगा, एक अंक के पहले, चाहे जितनी बड़ी संख्या लिखी हो, एक अंक के पहले यहाँ दशमलव लगा दीजिए। अब ये पूरी संख्या जो है 10% हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, मैं जो बता रहा हूँ बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, इसको अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत मदद मिलेगी आपको क्वेश्चन का परसेंटेज निकालने में, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए 1% निकालना है, 1% निकालना है 400 का, तो देखिए 100 में 2 जीरो होता है ना, 2 जीरो, तो एक अगर 1 के पहले आप लगाएंगे दशमलव तो 10% बचेगा, ठीक है। और अगर दोनों के 2 अंक के पहले लगाएंगे तो 1% बचेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने लगा दिया, तो ये पूरी संख्या जो है 1% हो गई। देखिए मैं एक तरीके से और बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया है 36, 63, चाहे जितनी बड़ी संख्या, मैंने इतनी बड़ी संख्या लिख दिया, आपको दिख रहा है, 1 मिनट रुकिएगा,
मैं एक दूसरा मार्कर ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हो सकता है इसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही हो, तो मैं दूसरा मार्कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो भाई मार्कर ले लिया मैंने ब्लैक कलर में। अब देखिए इसका अगर आपको मैं बोलूँ परसेंटेज निकालना है, ठीक है, तो देखिए कैसे निकालना है, ध्यान से देखिएगा। मैंने 56,367 लिखा। अब इसका अगर मैं बोलूँ कि 10% निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है। देखिए 100, इस प्रतिशत का मतलब होता है 100। क्या होता है 100, ध्यान समझिएगा। इसका मतलब होता है 100, ये देखिए 00, ये दोनों जो बिंदी रखा है ना, इसको ऐसे रख दो, 100 हो गया कि नहीं हो गया। तो इस प्रतिशत का मतलब ही 100 होता है। 10% निकालना है तो इधर से देखिए 1 0, तो एक अंक के पहले यहाँ पर आप दशमलव लगा दीजिए। अब ये पूरी संख्या अपने आप की 10% हो गई, ये पूरी संख्या 10% हो गई, ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं बोलूँ आपसे कि इसका जो है 1% कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों जीरो के पहले यहाँ पर लगाइए, देखिए 1 बचा ना यहाँ पर, तो ये 1% बचा। तो यहाँ पर अगर आप लगा देंगे, ये दशमलव हटा दीजिए, यहाँ लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए किसी संख्या का 15% निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है 15, इसका 15% आपको निकालना है, 15%, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, आपको मैंने बता दिया, आपको पता हो ना, आप जो है ये तुरंत सोचिए कि सर ने आपको बताया है कि 15% निकालने के लिए पहले देखिए 100, इसको इसी बेस को याद रखिए, ठीक है। एक अंक के पहले आप लगाएंगे तो यहाँ 10 बचा है ना, तो सिंपल सा है कि यहाँ पर अगर आप दशमलव लगा देंगे तो ये पूरी संख्या जो है 10% बची है, कितना, 10%। तो देखिए 15% आपको निकालना था, सिंपल सा 10% कितना हुआ, 10% हो जाएगा 56,300, ये 10% हो गया, ठीक है, 10%, 1 मिनट, ठीक है, चलो यही लिख दे रहा हूँ मैं, इसको हटा दे रहा हूँ, 1 मिनट, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। चलिए दोबारा से बता देता हूँ मैं। देखिए ये 56 और 367, ये 10% हो गया, कितना हो गया, 10% हो गया, ठीक है, 10% की वैल्यू इतनी आ गई। अब देखिए 15% आपको निकालना था, मैंने बताया कि इसका मतलब होता है 100। एक के पहले, एक अंक के पहले आप लगाएंगे तो 10 बचेगा, यानी कि 10% बची वैल्यू। और अगर आप दोनों अंक के पहले यहाँ लगाएंगे तो 1 बच रहा है ना यहाँ पर, तो 1% हो जाएगी। 5% निकालना है तो यहाँ पर आप लगा दीजिए। अब ये पूरी वैल्यू अपने आप की 1% हो गई। 1% का मतलब ये है कि अगर आप इसी वैल्यू को 5 से गुणा करा दें तो आप आ जाएगी ना 5%, क्योंकि 1 बराबर ये है, 1% के बराबर ये है। अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई आप करा देंगे इसको पूरे को, तो सिंपल सा है कि जो है 5% हो जाएगा, क्योंकि 1 बराबर ये है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 के बराबर हो जाएगा, और इसमें आप जोड़ दीजिएगा 15% हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप निकाल सकते हो। ये आपके लिए बहुत अच्छा तरीका था जो मैंने आपको बताया, और उम्मीद करता हूँ आप इसको अडॉप्ट करोगे, ज़रूर याद करोगे और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तभी सब चीज़ें सही होंगी। अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है एक साइकिल की कीमत अर्थात जो कॉस्ट प्राइस है वो 13,400 रुपये है। यदि 4% की हानि होती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। आप ध्यान से देखिएगा, जो कॉस्ट प्राइस है वो 13,400 रुपये है। तो ये जो 13,400 रुपये है ये 100% की वैल्यू होगी, 100% की वैल्यू होगी, यही कहने का मतलब है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो जब ये 13,400 रुपये है, ये 100% की वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस है ये 13,400 रुपये 100% की वैल्यू है। तो जब बेचा जा रहा है, ठीक है, जब बेचा जा रहा है 4% की हानि हो रही है, ध्यान समझिएगा। 4% की जब हानि होगी इसका मतलब है कि मैं मान लेता हूँ कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपये थी, 100 रुपये थी। अब जब किसी को बेचने लगे, ठीक है, जब कॉस्ट जो 100 रुपये की कोई सामान 100 रुपये का था, उसको जब बेचने लगे तो क्या हुआ, उसमें 4% का नुकसान हुआ। 100 रुपये का था तो 4% का मतलब है कि 100 रुपये का 4 रुपये, यही तो हुआ। 100 पे 4, 100 का 4% 4 रुपये होगा। तो जो इसमें से 4 माइनस करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, 96 रुपये का रहा होगा, यही तो हुआ। तो देखिए 96 रुपये में बेचा होगा। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि 4% की जब हानि हो रही है तो 100% की वैल्यू कितना है, 13,400 रुपये। 13,400 रुपये जो है वो 100% की वैल्यू है। तो हमें 96% की वैल्यू निकालना है, क्योंकि 4 रुपये कम में ही बेच रहे हैं, 4% में कम बेच रहे हैं। 100% की वैल्यू ये है, ठीक है। तो यहाँ से काट दीजिए, यहाँ से काटेंगे, यहाँ से आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 134 96, 6 चौक 24 के 4, 2 6 तिरिक 18, 2 20, 2 6 कम 6 2 8, ठीक है। और 9 चौक 36, 3 9 तिरिक 27 और 3 30, 3 9 एकम 9 3 12। तो देखिएगा ध्यान से देखिएगा, तो ये आएगा 12,864 रुपये। तो यहाँ पर हो जाएगा 12,864 रुपये।
इतने में साइकिल को बेचा गया होगा, ठीक है। इतने में साइकिल को जो एसपी होगा, सेलिंग प्राइस जो होगा वो 12,864 रुपये होगा। 13,000 की साइकिल थी, उसमें क्या हुआ, जब बेचने लगे तो 4% का नुकसान हुआ। जब 4% का नुकसान हुआ तो कितने का बेचा गया, 12,864 रुपये का बेचा गया। ये ध्यान रखिएगा, इसका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। लिखा हुआ है चीनी के मूल्य में 20, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, सब ध्यान से पढ़िएगा। कहीं डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन तो बहुत आपको परेशान करता होगा, आपको नहीं, जितने स्टूडेंट हैं सबको लगभग परेशानी होती है। इसमें अलग अलग तरीके हैं, बहुत सारे तरीक़ों से इसको लगाया जाता है, ठीक है। इसमें दिक्कत इसलिए आती है, जो खपत होती है और जो प्राइस होती है उनमें दोनों में जो रिलेशन है वही समझ में नहीं आता स्टूडेंट को, ठीक है। तो सिंपल सा मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है, जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो 20% की हो रही है, ठीक है। जो इसमें क्या लिखा हुआ है, वृद्धि हो रही, ध्यान रखिएगा, जो वृद्धि हो रही है वो 20% की हो रही है, ठीक है। किसमें, चीनी के मूल्य में। तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित की बात की गई है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। खर्च अपरिवर्तित रहे, जब भी ऐसी बात हो, ऐसा लिखा हो कि जो है मूल्य में वृद्धि हो रही हो, ठीक है, और खपत जो है कम करना हो और अपरिवर्तित रहे खर्च, तो ऐसे में क्या करना है, आपको एक सूत्र लगाना है। ध्यान रखिएगा, मैं लिख रहा हूँ, जब परसेंटेज कमी की बात हो, जब कमी की बात हो तब आपको सूत्र लगाना होगा R डिवाइडेड बाय 100 प्लस R, ठीक है, और इंटू 100। बस ये सूत्र लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, R की वैल्यू यही 20 होगी, यही 20 होगी, जो 20% की बढ़ोतरी हो रही वही होगी। अगर मैं अभी आपको इसको डिटेल में बताऊंगा तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, समझ में कम आएगा, ठीक है। मैं सही बता रहा हूँ, अगर डिटेल में जाऊँगा तो आपको वाकई दिक्कत आएगी। ये समझ लीजिए जो मैंने बताया। अब देखिए, इस 20 वाली जगह पर, R वाली जगह पर 20 लिखिए, फिर यहाँ पर 100 लिख दीजिए, प्लस ये R वाली जगह पे फिर 20 आ जाएगा और इंटू 100। अब इसको देखिए, ऐसे भी तो लिख सकते हो, 20 इंटू 100, ये वाला 100 यहाँ, ये वाला 20 यहाँ, ये अगर 100 में इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 120 हो जाएगा। यहाँ से काट दीजिए, ऐसे काटेंगे, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, और यहाँ पर 2 तेई 6 और 2 दहम्मा 20। अब देखिए, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर होगा 50/3। अब यहाँ पे काट दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 छक 18, 2/3, ठीक है। ये समझ में आया, इतना प्रतिशत, ठीक है, इतनी प्रतिशत, 16 से ही 2/3 प्रतिशत का कमी करना होगा, तभी खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगी। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया। ये सूत्र वेरी इंपॉर्टेंट है जब कमी की बात की गई हो, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, जो इसमें लिखा है कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, ठीक है, तब ये सूत्र हमेशा आपको लगाना है, ठीक है। 2-3 बार लगाइए, याद हो जाएगा क्वेश्चन भाई, ठीक है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है 12 व्यक्तियों की औसत आयु 12 वर्ष है और उनमें से 11 व्यक्ति की औसत आयु 11 वर्ष है, तो 12वें व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। अब भाई सिंपल सा है, मैंने एवरेज बताया था। एवरेज का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए बराबर बराबर कर देना, ठीक है, बराबर कर देना, बस इतना ध्यान रखो। जैसे कहने का मतलब ये है, अगर 8 रुपये हमारे पास हैं, ठीक, और हम हैं 3 लोग, 8 रुपये हैं, 3 लोग हैं और हमें एवरेज निकालना है, तो 8 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज आ जाएगा। 8 को 3 से डिवाइड करने पर जो भी वैल्यू आएगी वही एक उतना तीनों लोग को मिल जाएगा, यही एवरेज होता है, याद रखिएगा हमेशा। अब आप भूलिएगा नहीं इसको, एवरेज हमेशा एक कॉन्सेप्ट यही बना के रखिए कि आपके जेब में 8 रुपये थे, आप 3 लोग थे, आपको निकालना था कि क्या कर दें कि बराबर बराबर सबको मिल जाए। तो आपको पता होना चाहिए 8 को 3 से जब आप डिवाइड कर देंगे तो जो डिवाइड करने पर वैल्यू आएगी वही तीनों लोग को मिल जाएगा, वही एवरेज होता है बस। अब देखिए 12 लोग थे, सबका जो औसत था, अर्थात 12 लोगों के पास, एक आदमी के पास 12 था, दूसरे के पास भी 12, तीसरे के पास भी 12, ऐसे 12 लोगों के पास 12 था। यही कहने का मतलब है, ध्यान समझिए। 12 लोगों की जो एवरेज आयु है वो 12 वर्ष है। तो इसका मतलब ये है कि 12 लोगों के पास में 12 सिक्के थे, 12 जो है सिक्के थे। समझिए, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो
तो 12 थे तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 144। अब अगली लाइन में देखेंगे तो लिखा है कि और उनमें से 11 व्यक्ति की जो आयु है वो 11 वर्ष है, अर्थात जो 11 लोग हैं उनके पास तो 11 ही है, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 11 ग्राम 121 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ 12 लोग का 144, यहाँ 11 लोग का 121। तो जब यहाँ से आप इसको जो है माइनस कर देंगे, इस 12 वाले से 11 लोग को निकाल देंगे तो एक लोग का अलग हो जाएगा ना, तो कर दीजिए यहाँ से 4 में से 1 जाएगा 3 और यहाँ 14 में से 12 जाएगा 2, अर्थात जो एक आदमी देखे यहाँ पर भी ये आदमी और ये आदमी, ये 12 और ये 11, यहाँ पर माइनस करेंगे तो एक, ये देखिए एक आदमी का जो 12वां आदमी होगा उसकी जो एज होगी वो 23 वर्ष होगी। कितना? 23 वर्ष होगी। आप भूलिएगा नहीं इसको, ठीक है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है, क्वेश्चन सभी बहुत अच्छे लेवल के हैं। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर है। तो आपको बताना है दर ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्या लिखा हुआ है 9 वर्ष, क्या लिखा है, टाइम दिया है 9 वर्ष। 9 वर्ष का मतलब है ईयर में यहाँ पर कर दे रहा हूँ। ठीक है, 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर है। तो आपको दर ज्ञात करना है। तो देखिए मूलधन आप मान लीजिए जो प्रिंसिपल है, मूलधन जो है जो प्रिंसिपल है उसको मान लीजिए 100 रुपये है। अब इसमें कहा गया है कि 9 वर्ष का जो मूलधन है, 9 वर्ष का जो ब्याज है वो मूलधन का 45% है। तो मूलधन आपने कितना माना? 100 रुपये। 100 का 45% अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 45% तो 45 ही होगा। ठीक है, यही तो होगा, 45 ही होगा ना, यहाँ परसेंट नहीं लगाना है। मूलधन कितना था? 100 रुपये। 100 का जो 45% होगा, देखिए ऐसे निकाल सकते हो ना आप, ऐसे निकाल लीजिए, ऐसे करेंगे 100 का 45% तो 45 ही आएगा। 45 आ गया, 9 वर्ष का 45 है ना। अब देखिए, अब आपको रेट निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? रेट निकालना है। ठीक है, दर निकालना है। दर कैसे निकाली जाती है आपको पता होना चाहिए। देखिए ऐसे लिखते हो ना आप, जो SI बराबर लिखते हो, SI बराबर प्रिंसिपल रेट इंटू में यहाँ पर टाइम डिवाइडेड बाय 100, यही तो करते हो, तभी निकलता है। तो देखिए आपके पास क्या क्या है इस समय, आपके पास टाइम भी है 9 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ से मैं चलिए नीचे 1 मिनट इधर कर देता हूँ। आपके पास टाइम है, प्रिंसिपल है 100 रुपये। ठीक है, ये मैंने 100 लिख दिया। आपके पास रेट नहीं है, रेट मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, और ये थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा, बिना मिटाए काम बन नहीं रहा है। ठीक है, इस साइड में देख लेता हूँ। ठीक, इसको भी मिटा दे रहा हूँ। अब आपके पास क्या है? SI है। SI का मतलब साधारण ब्याज कितना है? तो 45 रुपये, 9 साल का। ठीक है, SI की जगह पर मैंने लिख दिया। आपके पास और क्या है? प्रिंसिपल, ये है मूलधन 100 रुपये। और क्या है? रेट तो है नहीं, रेट निकालना है। उसके बाद में टाइम कितना है? 9 साल। उसके बाद में 100। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, देखिए 100 से 100 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 45 बराबर R इंटू 9। जब आप इधर पलटेंगे तो R बराबर 45/9 काट दीजिए, 5% आ जाएगा। तो जो रेट आएगा वो 5% आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो बस दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल टीच इन्फो स्मार्ट के साथ में। दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।